हाँ, चलो नमस्कार, नमस्ते। और कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोग हमारी हिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है और सिंधु घाटी सभ्यता के अतिरिक्त हम लोगों ने जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को पढ़ा है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति एटसेट्रा। ये हम लोगों ने सब कुछ जो है हम लोग देख सकते हैं हमारी पिछली स्लाइड्स के अंदर कि हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा है। कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था उत्तर वैदिक काल, भौगोलिक स्थिति, कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो लोग थे उस जमाने के, वह सदानीरा नदी अर्थात गंडक नदी के किनारे तक पहुंच गए थे। त्रिकुद, कैंज और मैनाक उस जमाने के प्रमुख जो है ना पर्वतमालाएं थी, 3 जिनका उल्लेख मिलते हैं। राजा का पद वंशानुगत हो गया था और राजा जो है वह अब कई प्रकार की उपाधियां लगाता था। अब उन उपाधियों में से आप देखिए सबसे प्रमुख उपाधियां जो है वह है विराट, सम्राट, स्वराट, भोज और एकराट। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर यह जो साइन बनाया है वह वैसा ही है कि पूर्व के शासक उस जमाने के अंदर सम्राट की उपाधि लगाया करते थे और जो पश्चिम के शासक है अर्थात राजस्थान और प्लस ये सिंध और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ के लोग स्वराट की उपाधि लगाया करते थे। नॉर्थ इंडिया के अंदर शासक जो है वो विराट की उपाधि लगाया करते थे और साउथ इंडिया के अंदर एकराट और मध्य भारत के अंदर भोज या राजा की उपाधि लोग लगाया करते थे। अब कालांतर के अंदर क्या हुआ कि जो भारत है वह 16 महाजनपद के अंदर विभाजित हो जाएगा। तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो लीड करेगा वह करेगा मगध अर्थात पूर्व, इसलिए सम्राट की उपाधि ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो सम्राट की उपाधि ज्यादा प्रसिद्ध हो गई और बाकी वाले जो टाइटल थे वो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो गए। भोज एक ऐसा टाइटल था जिसने फिर भी सरवाइव किया काफी लंबे समय तक। तो ये हम लोगों ने देखे। राजा कई प्रकार के यज्ञों का आयोजन करवाया करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेक्निकली लिखा हुआ है मेघ, ये भी गलत है। लास्ट क्लास के अंदर अपने बात हुई थी मेध होता है और टेक्निकली देखा जाए यहाँ पर तो ये जो यज्ञ लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। मेध का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, ऐसा यज्ञ जो घोड़े से है ना वो जो किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ, ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, मिस्टेक है, वाजपेयी नहीं होता जबकि केवल वाजपेय होता है। तो ये जो इस प्रकार के छोटी मोटी जो एरर आते हैं उसके लिए हम लोग आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टाइपिंग करने वाले लोग जो भी पीपीटी फाइल्स वगैरह बनाते हैं उनसे थोड़ी बहुत गलती ऐसी हो जाती है। तो वो हम यहाँ पे करेक्शन करते भी रहते हैं, हालांकि हम चेक भी करते हैं लेकिन फिर भी कई बार जो है वो लैपटॉप में इतना क्लियर दिखता नहीं है, मिस कर जाते हैं। तो वाजपेयी यज्ञ के अंदर राजा जो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है उसको पूरा ऑर्गेनाइज करवाता था, ऑर्गेनाइजर होता था और वो स्वयं रथ दौड़ के अंदर हिस्सा लेता था और हमेशा जीतता भी था उसके अंदर, ऐसी मान्यता थी। इसके अंदर साहब विदत का उल्लेख नहीं मिलता और सभा और समिति का प्रभाव है वह भी कम हो गया था। हालांकि सभा और समिति को इस काल के अंदर जो है अथर्ववेद में, ठीक है, प्रजापति की 2 बेटियां या 2 है ना पुत्रियां बताया गया है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट अभी भी मानते थे लेकिन एक्चुअली जो वास्तविकता के अंदर अब इनका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं था जितना प्रभाव ऋग्वैदिक काल के अंदर हुआ करता था। और इसी के साथ आप ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो सभा होती थी उसका जो समिति होती थी उसके प्रमुख को ईशान बोलते थे। ये रिवीजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो राजा के को दिए जाने वाला जो कर होता था उसको बोलते थे बलि, ठीक है। अब ये नेसेसरी हो गया था, हर किसी व्यक्ति को जो है वो बलि देनी है, जबकि ऋग्वैदिक काल के अंदर यह स्वैच्छिक होता था, स्व इच्छा से। आपकी इच्छा है तो आप एक टैक्स दो, तो इसलिए इसको वॉलंटियरी टैक्स बोलते थे बलि को। अभी भी राजा के पास परमानेंट आर्मी नहीं है। सामाजिक स्थिति का तो रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। संयुक्त परिवार होते थे, ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, कुल और गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जाति शब्द का उल्लेख अभी भी नहीं मिलता है, एटसेट्रा वगैरह। फिर ब्राह्मणों को उस जमाने में अदाई बोलते थे, क्षत्रिय जो होते थे उनको बलिहर बोलते थे, वैश्य उनको अनश्य बलिकृत बोलते थे और जो शूद्र है उनको अनश्य प्रैश्य बोलते थे। एक बार आप देख सकते हैं स्लाइड को, शायद पहले मैं बीच में आ गया था। तो ब्राह्मण अदाई, क्षत्रिय बलिहर, वैश्य अनश्य बलिकृत और शूद्र अनश्य प्रैश्य। अदाई का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर वह व्यक्ति जो किसी को कुछ भी नहीं देता, टैक्स वगैरह, ठीक है। तो ये टैक्स फ्री हुआ करते थे, केवल लेते थे, बस इतना। क्षत्रिय बलिहर, बलि का मतलब होता है यहाँ पर टैक्स और जो है ना हर का मतलब लेने वाला, तो यह बलिहर हुआ करते थे। अनश्य बलिकृत मतलब दूसरों के लिए कर देने वाला, वह होता था
जो आपके वैश्य, और शूद्र अनश्य प्रैश्य, बाकी वाले सबका ध्यान रखने वाला, टेक केयर करने वाला, उनको जो शूद्र बोलते थे। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। कुछ इसके एग्जाम्पल मिलते हैं कि अथर्ववेद के अंदर जो है वो बेटी को दुख का साधन, दुख का स्रोत बताया गया है कि यदि आपके घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो यह आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। ऐसी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद के अंदर। मैत्रायणी संहिता के अंदर जो है वो एक महिला या स्त्री की तुलना आपके गैम्बलिंग, और जो गैम्बलिंग मीन्स जुआ, और शराब जो आपका अल्कोहल, उससे की गई है कि जिस प्रकार से आपके जीवन के अंदर जो जुआ बहुत ही हानिकारक है और जिस प्रकार से आपके जीवन के अंदर शराब हानिकारक है, वैसे कि वैसे आपके जीवन के अंदर एक महिला वह भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है, ठीक है, या होती है। ऐसी तुलना मैत्रायणी संहिता के अंदर कहती है। जैसा कि हम लोगों की लास्ट क्लास में बात हुई भी थी कि ऐसे एग्जाम्पल कुल मिलाकर मात्र 5 या 6 जगह पर मिलते हैं महिलाओं के बारे में, जहां पर महिलाओं की कुछ ऐसी, मतलब महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार के शब्द लिखे गए हैं, वरना महिलाओं के सम्मान में सब जगह प्रशंसा ही प्रशंसा है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। वो संवाद क्या था वो भी हम लोगों ने लास्ट की क्लास के अंदर देख लिया था, तो ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। बाकी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। इसका एग्जाम्पल गार्गी स्वयं है कि गार्गी यहाँ पर क्या कर रही है? डिबेट कर रही है, उसका पलड़ा भी भारी है। बाकी विधवा पुनर्विवाह होते थे उस जमाने के अंदर। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर कि महाभारत के अंदर जो पांडव है वह सब नियोग प्रथा के उदाहरण है, ठीक है। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इनके सबके किसी भी प्रकार के कोई उल्लेख नहीं मिलते। इनके उल्लेख तो हालांकि बाद में महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में भी नहीं मिलते। पहली बार जब अपन लोग पढ़ेंगे गुप्त काल, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि वहां पर इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, वो भी इक्के दुक्के। तो ये सब उस जमाने में नहीं था। आर्थिक स्थिति की बात करी हम लोगों ने, तो कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथ्वी ने सबसे पहले एग्रीकल्चर आरंभ की। इसी अथर्ववेद के अंदर कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है, प्लस शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद के अंदर टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। ये मैंने कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि इसी वर्ष जो है वो टिड्डियों का अटैक हुआ था और उसके अंदर मतलब किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। शतपथ ब्राह्मण की काटक संहिता के अंदर एक ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसको 24 बैल मिलकर खींचते हैं, तो ये शतपथ ब्राह्मण की काटक संहिता में मिलता है। आर्य पशुपालन करते थे और अभी भी घोड़ा और गाय उनके प्रिय पशु थे। सरप्लस प्रोडक्शन होता था और इसी से शहरी संस्कृति का विकास हुआ। धार्मिक स्थिति पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया पहले ऋग्वेदिक काल के अंदर भी। उससे पहले जो है वो आपके आईवीसी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वहां पर भी पढ़ा था। वही बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति के कॉन्सेप्ट मतलब प्रिय थे, मतलब है ना, वो जो लोकप्रिय थे। और फिर एक और बात, किस जमाने के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अब जो मुख्य देवता बन गए थे, जबकि ऋग्वेदिक काल के अंदर इंद्र, अग्नि, वरुण जो मुख्य देवता थे, ठीक है। मूर्ति पूजा इनका वगैरह किसी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम लोग जो नया टॉपिक है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, महाजनपद काल। आप हमारी पहली या दूसरी क्लास के अंदर देखिएगा, अगर यदि आपको याद है तो हम लोगों ने लिखी थी है ना क्रोनोलॉजी। उस क्रोनोलॉजी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कब कब कौन सा काल था। तो 600 से लेकर 322 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं महाजनपद काल। 600 बीसी से लेकर 322 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? महाजनपद काल। महाजनपद काल के अंदर कुछ घटनाएं घटित होती है, और जो अपन महाजनपद काल के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद कि जो इंडिया का मैप है, आप दिमाग में रखिएगा। इंडिया के मैप के अंदर वर्तमान का इंडिया का मैप आप दिमाग में मत रखना, उस जमाने का बांग्लादेश प्लस उसके आगे के भी कुछ क्षेत्र, प्लस आपका अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है वह, और उसके आगे अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्र हुआ करते थे, तो और प्लस जो आधुनिक भारत है वह, तो ये कश्मीर ये वगैरह पूरा पूरा मिला के उस जमाने का इंडिया हुआ करता था। और उस जमाने के अंदर जो यूनिट होती थी उसको जन बोलते थे। जैसे वर्तमान में अपन नहीं बोलते कि राज्य, तो वैसे वैसे उस जमाने में जो राज्य होते थे उनको जन बोला जाता था। उत्तर वैदिक काल के अंदर इनको जनपद बोलने लग गए थे। फिर आप ध्यान रखिएगा कि 1000 बीसी के आसपास इंडिया के अंदर लोहे की खोज हो गई, आयरन ओर खोजा गया।
और जब लोहे की खोज हुई तब आप देखिए कि लोहे की खोज के बाद में सबसे ज्यादा जो है ना चेंजेस कहां पर आएंगे, कहां कहां पर रिवॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो तो एग्रीकल्चर के फील्ड में, कि एग्रीकल्चर तो पहले भी थी, पर पहले लोहे की खोज से पहले एग्रीकल्चर का काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कि यदि आपको किसी जमीन को साफ करना है, किसी पेड़ को काटना है, तो आप उसके अंदर केवल अपने हाथों का या पत्थरों का या फिर है ना लकड़ियों का प्रयोग करते थे। तो लकड़ी से, पत्थर से या फिर हाथों से खेत को साफ करना, पेड़ों को काटना या खड्डे खोदना, सब है ना जमीन को खोदना या जुताई करना वगैरह बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज के बाद में लोहे है ना लोगों ने इस लोहे से फावड़े, कुदाली, कुल्हाड़ी वगैरह जितने भी ये इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे सारे बना लिए। तो अब एग्रीकल्चर एकदम से आसान हो गया तुलनात्मक रूप से। अभी तो बहुत ज्यादा आसान है, पर उस जमाने के अंदर यदि आप देखें तो उससे पहले की तुलना में जो है वह एग्रीकल्चर आसान हो गया था। और जब एग्रीकल्चर आसान हुआ तो सब सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ गया। जब सरप्लस प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं अधिशेष उत्पादन, कि आपकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, तो वो है ना बढ़ गया था। और वो जब बढ़ गया तो इस कारण से ये अधिशेष उत्पादन बिकता कहां पे था, तो कुछ मंडियां स्थापित हो गई। तो जहां पर मंडियां स्थापित हुई उस कारण से साहब ये जो ये है ना ये अर्बन कल्चर वो भी बढ़ गया था। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। दूसरा जो है लोहे की खोज के कारण जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया वह था युद्ध के अंदर। कि युद्ध तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले जब दो कबीले के बीच में युद्ध होते थे, आप मान लीजिए एक कोई कबीला है जिसका वो है ए कबीला, दूसरा कबीला है वह है बी कबीला। इस कबीले से 40 या 50 लोग लड़ने के लिए गए, इस कबीले से 50 या 55 या 60 लोग लड़ने के लिए गए। दोनों कबीले वाले आपस में लड़ रहे हैं, पर लड़ कैसे रहे हैं? या तो पत्थर से लड़ रहे हैं, या फिर लकड़ियों से लड़ रहे हैं, या फिर हाथों से लड़ रहे हैं। तो इसके अंदर लोग घायल भी होते थे, मरते भी थे, लेकिन फिर भी युद्ध निर्णायक नहीं होते थे। कोई भी कबीला अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता था। कोई भी कबीले का व्यक्ति ऐसे बोलता नहीं था कि साहब हम हार गए। ठीक है, उनको ऐसा लगता था हाँ ठीक है हमारा लॉस ज्यादा हो गया। ये जो कबीला है इसके 4 या 5 लोग मर गए, हम ये जो कबीला है इसके 3 या 4 लोग मर गए। पर इस लॉस के आधार पर ये ऐसे कहते नहीं थे कि भाई कौन जीता कौन नहीं जीता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले युद्ध हुआ करते थे वह अनिर्णायक थे। ठीक है, लेकिन अब लोहे की खोज होने के बाद में इन लोगों ने हथियार बनाए, तलवारें, भाला, बर्छी, कटार, छुरी एटसेट्रा। ठीक है, अब इनके बीच में जब युद्ध होता था दो कबीलों के बीच में, तो हथियार तो या तो एक कबीले के पास होते थे या फिर मान लीजिए दोनों के पास ही हथियार है। पर फिर भी युद्ध आरंभ होते ही एक कबीले के लोग हैं वो दूसरे कबीले के कुछ लोगों को कुछ मिनटों में ही मार देते थे। तो अन्य बचे हुए लोगों को लगता था यदि हम लोग युद्ध के मैदान में और रहे तो ये हम लोगों को सबको मार देते थे। तो वो या तो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते और या फिर सरेंडर करते थे कि साहब बिल्कुल मैंने मान लिया कि आप जीत गए और हम हार गए। तो इस लोहे की खोज के कारण जो है वह अब युद्ध निर्णायक होने लग गए। तो इससे साम्राज्यवादी नीति जो है वह फैली, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, कि अपने साम्राज्य का विस्तार करो। जैसे मान लीजिए साहब बी कबीला जीत गया या ए कबीला जीत गया, कोई भी मान लीजिए, आप मानिए बी कबीला जीत गया, तो बी कबीले ने क्या किया कि ए कबीले को भी अपने अंडर में ले लिया। तो इस प्रकार से इसका जो साम्राज्य वह है फैल गया। तो 600 बीसी के आसपास आते आते 600 बीसी के आसपास आते जाते जो है वो इंडिया के मैप के ऊपर 16 बड़े बड़े जनपद थे। तो वैसे जनपद खूब थे, लेकिन 16 जो है वो बड़े जनपद थे, तो इसलिए इनको कहते थे महाजनपद। तो इस नाम के आगे लग गया महाजनपद। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है 16 महाजनपद, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन 16 महाजनपद के अंदर भी सबसे स्ट्रांग जो जनपद था या महाजनपद था वह था मगध। हालांकि स्ट्रांग तो काफी थे, वज्जी संघ भी बहुत ज्यादा उस समय स्ट्रांग था, जो कौशल है वह भी स्ट्रांग था, अवंती है वह भी स्ट्रांग था, बाकी वाले भी शक्तिशाली थे। लेकिन इनके बीच में एक प्रकार की लड़ाई थी और इस लड़ाई के अंदर जो है वो अंतिम रूप से जो जीतता है वह था मगध। तो इसलिए हम लोग सेकंड नंबर जो टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद काल के अंदर वह पढ़ेंगे मगध का उत्थान, कि मगध का राइज क्यों हुआ, राइज के पीछे कारण क्या थे वह भी। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक वह है धार्मिक क्रांति, रिलीजियस रिवॉल्यूशन, कि उस जमाने के अंदर चारों वर्ण हैं वह अपनी अपनी स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए चारों वर्ण चाहते थे। यहाँ चारों वर्ण का तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो चारों वर्णों के जो लोग हैं वह चाहते थे कि उनकी स्थिति में कहीं न कहीं बदलाव आए, उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आए। हर किसी वर्ण की अपनी कुछ मतलब खुद की महत्वाकांक्षाएं थी। तो इस महत्वाकांक्षाओं के तहत इन लोगों ने एक धार्मिक क्रांति की, और इस धार्मिक क्रांति के अंदर लगभग 63 प्रकार के नए धर्म, संप्रदाय या फिर विचारधाराएं जो है वह अस्तित्व के अंदर आई। लेकिन इन 63 में से जो सरवाइव किया वो मेन जो थी वह थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, प्लस एक दो और है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो नाम नहीं लिखे हैं लेकिन बाद में पढ़ेंगे। प्लस हिंदू धर्म की जितनी विचारधाराएं, भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, उसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं है। फिर इसी महाजनपद काल के अंदर सबसे पहले जो है वो इंडिया के ऊपर फारसी आक्रमण हुआ, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सब पर्शियन या ईरानी इन्वेजन। और फिर पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, ठीक है, वो है सब ग्रीक इन्वेजन कि किस प्रकार से यहाँ पर सिकंदर, जिसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो आया और उसने यहाँ पर आक्रमण किया। तो यह भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम लोग इस महाजनपद काल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं 16 महाजनपद की। इसका सवाल जो है वो आपके प्री के अंदर आता है अक्सर, ठीक है, और इसके अंदर जो ज्यादातर सवाल आते हैं, कभी कभार तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, तो वो चीजें ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती, वरना सामान्यतः सवाल आता है कि महाजनपद का नाम क्या है और उसका कैपिटल जो है उनको मैच करना होता है, या फिर ये जो महाजनपद है वह उस जमाने में किस क्षेत्र के अंदर हुआ करता था, तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखनी होगी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि यह दूसरी नगरीय क्रांति थी, इट वॉज सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन। अब प्रश्न यह है कि पहली नगरीय क्रांति कौन थी, तो वह थी आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता मानते हैं भारतीय इतिहास के अंदर। और फिर दूसरी नगरीय सभ्यता है वह है महाजनपद, 16 महाजनपद। 2012 के मेंस में लास्ट बार ये पूछा गया था, उसके बाद में 13, 16, 18 में पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में ध्यान रखें। अब ये जो 16 महाजनपद के जो नाम है, इनकी जानकारी, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन जो मिलता है वह यहाँ से मिलता है। ये 3 यहाँ पे सोर्स लिखे हुए हैं, इन सोर्स को एक बार आप देख लीजिएगा, अपने नोट्स में भी इनको अच्छे से लिखिएगा। वह उनमें से 2 जो सोर्स है वो तो बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध धर्म है उनका लिटरेचर है, और एक जो साहित्य है वह जैन लिटरेचर है। पहले का नाम लिखिए आप अंगुत्तर निकाय, ठीक है, दूसरा है खुद्दक निकाय, और तीसरा है भगवती सूत्र। तो एक बार आप फिर से देखिएगा, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय बौद्ध साहित्य है, और यह भगवती सूत्र है जो है वो जैन साहित्य है। तो यहां से इनकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपद की। तो एक बार देख लीजिए रिवीजन, दूसरी नगरीय क्रांति है और 3 जगह से इनकी जानकारी मिलती है। फिर अपन देखेंगे एक मैप, उस मैप के अंदर हम लोग देखेंगे कहां कहां पर कौन सा महाजनपद उस काल के अंदर हुआ करता था। अब आप देखो कि इसके अंदर हालांकि इन लोगों ने क्या किया है कि ये कुछ क्षेत्र को तो साथ में जोड़ा है बांग्लादेश वाले को, बाकी को इन्होंने जोड़ा नहीं है, और इसको अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को इंडिया के मैप में, ये जो इंडिया का मैप है यह वर्तमान मैप है लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन उस जमाने के अंदर यह हुआ करता था कि एक जो था महाजनपद वह हुआ करता था कंबोज, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, दूसरा गांधार, ठीक है, फिर तीसरा आपके कुरु। तो ये दोनों अफगानिस्तान के अंदर हुआ करते थे, कंबोज और गांधार। कुरु जो है वह दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ प्लस हरियाणा के आसपास का पूरा क्षेत्र था, वह ये पूरा था कुरु। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है इसके कुरु के जस्ट पूर्व के अंदर वह है पांचाल। तो जो पांडवों की पत्नी थी उसको जो लोग है वो पांचाली बोलते थे। बोलते क्या है, हम भी बोलते हैं, महाभारत वगैरह के अंदर देखते हैं कि पांडवों की पत्नी पांचाली है, तो उसका वास्तविक नाम तो द्रौपदी था। कुछ लोग होते हैं वह इसको गलती से कहते हैं कि चूंकि इसके 5 पति थे इसलिए इसको पांचाली बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो पांचाल प्रदेश से आती थी इसलिए उसका नाम हुआ करता था पांचाली। फिर अभी देखो राम मंदिर और अयोध्या वर्तमान में वैसे ही चर्चा में रहते ही है, तो भगवान राम का जन्म जो है वह कौशल में हुआ था, जहां पर अयोध्या है, तो ये हो गई। फिर उसके पूर्व के अंदर हम लोग देखते हैं मल, पूरा का पूरा बिहार वाले क्षेत्र के अंदर। फिर उसके साइड में और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं सब है ना वज्जी संघ, ये बिहार प्लस आसाम के वगैरह के पूरे क्षेत्र। आप देख लीजिए भूटान के थोड़ा सा नीचे साइड में जो है वो पूरा वज्जी संघ हुआ करता था।
फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल प्लस आसाम के क्षेत्र के अंदर हुआ करता था अंग प्रदेश, ठीक है। मगध जो है वह यहाँ पर हुआ करता था बिहार के अंदर, जिसका कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यूपी बॉर्डर के ऊपर एक शहर है वर्तमान में जिसका नाम है बनारस या वाराणसी। वहां पर भी एक महाजनपद था जिसका नाम था काशी, ठीक है। तो बनारस या वाराणसी काशी का कैपिटल हुआ करते थे उस जमाने में। फिर आप देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस तरफ आते हैं, तो ये जितना भी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र है वहां पर एक कैपिटल था जिसका नाम था वत्स, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ एक और जो कैपिटल क्या एक महाजनपद है उसका नाम है चेदी। और फिर राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाका जो मेवात वाला पूरा क्षेत्र है और प्लस जो ये मथुरा वथुरा के आसपास का क्षेत्र है वहां पर एक महाजनपद था जिसका नाम था सूरसेन। और जयपुर प्लस अलवर, यदि हम लोग यहाँ जयपुर से यदि दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बीच में जो अलवर वाला क्षेत्र आता है, रीजन आता है, इवन जयपुर भी इसके लगभग अंडर में ही था। यहाँ पर एक कैपिटल है जिसका नाम है मत्स्य। तो अलवर डिपो की तो जितनी भी जो बसेज होती है उसके ऊपर अभी भी लिखा हुआ मिलता है मत्स्य नगर डिपो, अर्थात अलवर डिपो की बस है ये पूरी पूरी। फिर अवंती, ये उज्जैन वाला जो पूरा क्षेत्र है वह मतलब क्या था, अवंती था, हालांकि इसके कैपिटल 2 थे। फिर ये जो है अशाका, एक्चुअली इसका वास्तविक नाम अपन हिंदी में लिखें तो वह है अश्मक, ठीक है। तो ये अश्मक जो है वह पूरा आपके जो ये यहाँ पर मध्य के अंदर पड़ता था, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था उसको बोलते थे अश्मक। तो इस बार एक को आप गौर से इसको देखना और एक बार नहीं हो सके तो 1 2 3 4 बार देखना ताकि आपको याद हो जाए, और बहुत आसान है। फिर हम बात करते हैं इसके कैपिटल्स की, इनके कैपिटल्स क्या क्या थे। तो कैपिटल्स आपको कई बार तो आप ये सोचते हो कि यार 16 महाजनपद काल है, और आप में से भी ऐसे लोग जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है वह सोचते हैं कि 16 महाजनपद और 16 उनकी कैपिटल्स, यार याद करना तो मुश्किल ही है, बहुत आसान है। मैं आपको, आपने कभी जीवन में हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप में से बहुत लगभग 50% क्या, इसमें से 60-70% आपको ऑलरेडी याद ही होते हैं पहले से, इसलिए ऐसा कोई विचार नहीं रखें। कुछ याद करने पड़ते हैं आपको, जैसे आपको कंबोज का याद करना पड़ेगा कि कंबोज के जो है वो राजपुर या हाटक हुआ करते थे, हाटक या फिर राजपुर, ये इसका कैपिटल था। गांधार जो है उसका कैपिटल तक्षशिला है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। गांधार वर्ड बहुत ही पॉपुलर है और तक्षशिला शब्द भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो ये अपने आप में मैच ही है, तो ये आपको याद रहता ही रहता है, ठीक है। कुरु, इस बार कोरोना काल के वैसे नुकसान भी बहुत ही हुए, फायदे भी हुए हैं कुछ, उसमें से एक फायदा यह भी था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, सभी का तो दावा नहीं करूंगा मैं, पर आप में से बहुत सारे लोगों ने वापस से रामायण और महाभारत दोनों को देखा। और तो जिस व्यक्ति की महाभारत देखी हुई होती है ना उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि ये शब्द वहां पर बहुत ज्यादा फैमिलियर करवा देते हैं आपको। तो कुरु जो है उनका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से पहले इनका कैपिटल हुआ करता था हस्तिनापुर, तो ये हो गया आपके। फिर पांचाल, तो ये तो पांचाली द्रौपदी का घर है, तो इसका जो कैपिटल था वह था अहिछत्र या कौंपिल्य। हम लोग जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और राजस्थान के फोर्ट्स किलों के बारे में पढ़ेंगे तब हम कहेंगे कि राजस्थान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है नागौर। आप में से बहुत सारे लोग इस समय नागौर के होंगे। नागौर के अंदर जो किला बना हुआ है उसका नाम भी अहिछत्र है, अहिछत्रगढ़ है, ठीक है। तो आप तो यूं याद रखने के लिए मान लो कि जो द्रौपदी है पांडवों की पत्नी है उसका संबंध अहिछत्रगढ़ नागौर से है, वैसे वास्तविकता में नहीं है, लेकिन याद करने के लिए अपन लोग इस चीज को थोड़ा सुन सकते हैं। ये मैं बोलते इसलिए हूं कि किसी बहाने से आपको याद हो जाए। फिर मल्ल संघ, ठीक है, मल्ला कॉन्फेडरेशन। जो मल्ल संघ है इसकी जो राजधानी है वह है कुशीनगर या पावा। इस कुशीनगर को कुछ बुक्स के अंदर कुशीनारा भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये सेम ही है, ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा या पावा। तो आपको बता दूं भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वह कुशीनगर के अंदर हुई थी, तो वो अपन इसलिए आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि बाद में भी पढ़ेंगे हम लोग कि भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर के अंदर हुई थी। फिर हम लोग बात करते हैं वज्जी संघ की, और जब वज्जी संघ की बात करेंगे तब देखिए वज्जी संघ की जो राजधानी है वह है विदेह और वैशाली। तो वह से वज्जी, वह से विदेह और वह से वैशाली। हालांकि मिथिला भी इनकी राजधानी थी, आप चाहो तो लिख सकते हो आगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं अंग प्रदेश की, तो अंग प्रदेश की राजधानी वो है चंपा, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी वाले तो बहुत आसान है, बार बार इनके बारे में रेफरेंस आएगा, ठीक है। मगध,
मगध की राजधानी, तो आप अपने आप से प्रॉमिस करना कि मैं प्लीज ये भूल जाऊं कि मगध की राजधानी क्या है, तो भी आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि 16 महाजन पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे मगध का इतिहास, और वो मगध के इतिहास को इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रयास भी कर ले कि मैं इसको भूल जाऊं, तो भी वो उसको भूल नहीं सकता। तो मगध की जो राजधानियां हैं, हालांकि मगध की राजधानियां 3 है, ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। पहला जो है गिरिव्रज, देख सकते हैं आप यहाँ पर गिरिव्रज। गिरी का मतलब ही होता है पहाड़। तो किसी पहाड़ी की ओट के अंदर बहुत ही मजबूत तरीके से जो किला बनाया गया था, इस कारण से ये जो शहर या ये जो कैपिटल है उसका नाम था गिरिव्रज। वज्र का मतलब भी होता है मजबूत, तो गिरिवज्र, सामान्य बोलचाल में लोग उसको गिरिव्रज भी बोलते हैं, वरना गिरी जो वज्र इसका वास्तविक नाम था। गिरी का मतलब पहाड़, जो माउंटेन, और वज्र का मतलब भी होता है भगवान जो इंद्र है उनका हथियार है वज्र, तो इसके नाम पर इसका नाम था गिरी जो वज्र। फिर कालांतर में एक शासक है जो बिंबिसार, उसके बारे में पढ़ेंगे हम इसी क्लास के अंदर। तो बिंबिसार ने अपने लिए एक नया जो एक है ना जो शानदार जो पैलेस बनाया, स्थान बनाया, तो इस कारण से उसका नाम पड़ गया राजगृह। राज का मतलब यहां पर है राजा, ठीक है। तो राजा का घर इसने बनाया अपने खुद के लिए, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया राजगृह। राजगृह जो शहर है वह वर्तमान में भी एग्जिस्ट करता है, और वर्तमान में इसको बोलते हैं राजगीर। तो ये राजगृह का एक जो ग्रह है उसी का ही नाम है। और कालांतर के अंदर एक और शहर की स्थापना की गई, वह था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र इनकी सबसे प्रसिद्ध जो राजधानी है वह है पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखने, गिरी, वज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र, ये 3 इनके कैपिटल है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग काशी की। तो काशी का जो कैपिटल है बनारस या वाराणसी। इसके नाम कैसे पड़े, ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को शायद पता भी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है कि यहाँ पर 7th सेंचुरी के अंदर एक कोई राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बासन। तो उनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ गया बनारस। फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यह जो शहर है वह केवल गंगा नदी के कारण प्रसिद्ध है। तो डेफिनेटली गंगा नदी तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, पर इसके अलावा भी यहाँ पर 2 और जो है ना नदियां बहती है, और जो बनारस के लोग या वाराणसी के लोग जो है उनका जीवन इन दोनों नदियों के ऊपर भी उतना का उतना निर्भर है जितना गंगा नदी के ऊपर निर्भर है। और वो जो नदियां हैं उनका नाम है वरुणा प्लस 80। तो वरुणा और 80 नदियों के बीच में और किनारों के ऊपर जितने भी जो है ना वो जो पूरा क्षेत्र है उसको बोलते हैं है ना वरुणा 80। तो किसी जमाने के अंदर वरुणा प्लस 80 नदियां जो यहाँ की लाइफ लाइन थी, उसके आधार पर इसको बोलते थे वरुणासी, और यही वरुणासी धीरे धीरे कालांतर के अंदर हो गया आपका वाराणसी। तो ये वाराणसी, तो ये काशी का जो है वह बनारस या वाराणसी। वर्तमान में लोग इसको बनारस भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं, ठीक है, और जो बनारस भी बोलते हैं। जब पान का नाम आता है तो लोग कहते हैं बनारसी पान, जब ऑफिशियली नाम आता है तब लोग कहते हैं वाराणसी। धार्मिक यात्रा की जब बात होती है तब इसको लोग बोलते हैं काशी। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग आगे वत्स की। तो वत्स का कैपिटल आप लोग देख सकते हो आराम से लिखा हुआ है कौशाम्बी, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। चेदी, तो चेदी का है शुक्तिमती या शक्तिमती, ये याद करना पड़ सकता है आप लोगों को। वैसे तो याद रहेगा आपको, स से चेदी और श से शक्तिमती। सूरसेन का मथुरा, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान रहेगा सूरसेन, जो सूरसेन है वह राजस्थान का कुछ पार्ट प्लस यूपी का कुछ पार्ट, जो मथुरा के आसपास वाला पूरा पार्ट है वह सूरसेन हुआ करता था। वो तो हम जब राजस्थानी भाषा, राजस्थानी लैंग्वेज के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कि शौरसेनी भाषा हुआ करती थी और इसका क्या योगदान है इंडियन हिस्ट्री के अंदर या फिर राजस्थान हिस्ट्री के अंदर वगैरह। मत्स्य, तो ये 2 तो ऐसे हैं जिनका संबंध राजस्थान से आप चाह कर भी भूल नहीं सकते। तो मत्स्य है, उसकी राजधानी थी बैराठ या विराटनगर। ये तुमने राजस्थान में अपन यहाँ से जाते हैं जयपुर की तरफ और फिर वहां बीच रास्ते में अलवर की तरफ टर्न करते हैं तो बीच में आता है बैराठ या विराटनगर। अवंती, अवंती का कैपिटल है उज्जैन और दूसरा है माहिष्मती। यहाँ पर माहिष्मती लिखा हुआ है। वैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली फिल्म के अंदर वो बोलता भी है जय माहिष्मती। तो ये तो आपको यदि याद नहीं हुआ अवंती के कैपिटल उज्जैन और माहिष्मती, तो बल्लाल देव और बाहुबली दोनों मिलकर आपके ऊपर अटैक कर लेंगे, इसलिए ये तो याद वैसे रह ही जाते हैं सामान्यतः।
अश्मक, अश्मक की है पोटली या पाटन, ये आपको जरूर याद करनी पड़ सकती है। कौशल प्रदेश, तो कौशल की जो कैपिटल है वह है श्रावस्ती, साकेत, और वर्तमान के अंदर इसको अयोध्या भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिए ओवरऑल 3 यहां पर है और दो तीन जो है हो सकता है एक दो जगह पर टिक नहीं भी लगाए होंगे। 4-5 आपको याद करनी है। इसी के साथ ही आपके जो 16 महाजनपद और 16 महाजनपद की जो कैपिटल है वो आपको याद हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। और उसके बाद में इसका यदि मैच करवाने वाला सवाल होता है तो वो आपको सही हो भी जाता है। अब जो सेकंड टॉपिक है वह पढ़ेंगे मगध का उत्थान, राइज ऑफ मगध। कि जब 16 महाजनपद थे इंडिया के मैप के अंदर, देखिए आप, ये 16 महाजनपद है, लेकिन इस 16 महाजनपद के अंदर से जो उत्थान किसका होगा? केवल मगध का। मगध जो है वो कालांतर में आकर इसके पूरे के ऊपर शासन करेगा, ऑलमोस्ट पूरे के ऊपर। तो उसके पीछे क्या कारण थे वह अपन देखेंगे। पहले कारण थे भौगोलिक कारण। फलदार नहीं होता है, एक्चुअली फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि। तो यहाँ की भूमि है जो उस जमाने में उपजाऊ थी और आज के जमाने में उपजाऊ है। ठीक है, जब उपजाऊ जमीन है तो यहाँ पर अनाज ज्यादा पैदा होता था, और जहां पर अनाज ज्यादा पैदा होता है वहां पर आपके अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ता है तो किसानों की स्थिति अच्छी होती है, और जब किसानों की स्थिति अच्छी होती है तो वहां का जो भी शासक है उसकी स्थिति भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो वो जो पूरा एम्पायर है वो पूरा का पूरा एक साथ ग्रोथ करेगा। तो पहला है यहाँ पर उपजाऊ भूमि। फिर यहाँ पे ये जो नदियों का बहाव चित्र, ठीक है, यहाँ पर नदियां, जो सोन नदी है, गंगा नदी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं वो यहाँ पे बहती है। तो यहाँ पर पानी की कभी कमी नहीं होती थी। तो है ना, वो जो कृषि के अंदर जब पानी की रिक्वायरमेंट होती थी तो इस नदियों से ये लोग जो पानी लेते थे। अभी ये जो नदियों का बहाव क्षेत्र है इसका यूज ये लोग दो, है ना, जो मूल रूप से या मेजर जो है वो दो के अंदर करते थे। पहला सिंचाई और दूसरा नौकायान। एग्रीकल्चर के अंदर तो इसका पानी का प्रयोग होता ही था, इसके अलावा नौकायान मींस ट्रांसपोर्टेशन। एक आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप पैदल जा रहे हो, एक आपको नदी के बहाव क्षेत्र के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप वो जो नाव के अंदर बैठ के जा रहे हो तो उसमें आपको थकान भी कम होती है, टाइम भी बचता है वगैरह, ये सब कुछ। तो नौकायान भी जो है वह इस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, या सॉरी प्रसिद्ध तो क्या था, मतलब ये नौकायान के अंदर भी इन नदियों का यूज करते थे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए आप, मिनरल्स, कि यहाँ से खनिज बहुत ज्यादा मिलता था। वर्तमान में भी आप देखिए इस क्षेत्र से खनिज बहुत ज्यादा मिलता है। तो जब खनिज यहाँ से सब ज्यादा मिलता है तो लोगों को इसका फायदा भी होता था। कि बाकी वाले लोग जो है उनके पास लोहा होता ही नहीं था, वो लोग लोहे के लिए मगध के ऊपर निर्भर करते थे। जबकि मगध के आसपास आज जी देखिए नागपुर का पठार वगैरह, वहां से इतनी माइनिंग होती है। तो जो बाकी अदर जितने भी महाजनपद थे वह लोहे के लिए, बाकी वाले, ठीक है, और लोहा प्लस बाकी वाले जितने भी मिनरल्स थे उनके लिए मगध के ऊपर डिपेंड रहते थे। इस कारण से जो है वो मगध को यहाँ पर फायदा मिला, या फिर मगध का राइज हुआ। फिर नेक्स्ट, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे बहुत ज्यादा। तो इन जंगल से इन लोगों को बहुत सारी लकड़ियां मिलती थी, क्योंकि उस जमाने में इमारतें बनाने के लिए यह लोग अभी भी पत्थर का प्रयोग नहीं करते थे। इमारतें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स या डिफेंस बनाने के लिए यह लोग अभी भी जो है वह अपने पैलेस या फिर बाउंड्री वॉल जो कुछ भी बनाते थे वो लकड़ियों से ही बनाते थे। तो यहाँ पर इतना ज्यादा फॉरेस्ट था कि यहाँ से बड़े बड़े पेड़ मिलते थे, बड़े बड़े पूरे पूरे तने मिलते थे। तो ये जाते वो सब जंगल को काटते, लकड़ियां लेकर आते, उससे अपने घर बनाते, पैलेस बनाते, और डिफेंस के लिए वॉल भी बनाते थे पूरी पूरी स्ट्रॉन्ग कई प्रकार की। तो ये फॉरेस्ट है, इसका भी फायदा मिला। फिर फॉरेस्ट से कनेक्टेड है कि यहाँ पर जंगली हाथी मिलते थे। तो ये जो जंगली हाथी है इनका प्रयोग भी ये लोग जो है वो सब करते थे। अब जंगली हाथियों का प्रयोग भी जो मल्टीपल यूज था, कि ये लोग जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य करते, कोई भी निर्माण करते, तो हाथी वहां पे लकड़ियां वगैरह उठाने के कार्य करते थे। ये सब हाथियों को पालतू बना दिया। इसके बाद में लोगों ने जो लकड़ियां काट दी, अब उन लकड़ियों को कैरी करके पाटलिपुत्र या किसी भी शहर में लेकर जाना है तो हाथी जो है वो इन लकड़ियों को कैरी करते थे। वो तो अभी भी वर्तमान में अपन नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी या फिर कुछ मूवीज देखते हैं जहां पर हाथी आता है, वहां अपन देखते हैं हाथी सामान सब है ना वो उठा के लेके जाते थे।
इसके अलावा हाथियों का प्रयोग वो सब एग्रीकल्चर में भी करते थे, ऐसे भी कुछ एविडेंस मिलते हैं कि जिस प्रकार से बैल का प्रयोग होता था वैसे वैसे हाथी का भी छोटे मोटे कार्यों में प्रयोग कर लेते थे। कि साहब ये जो है ना फसल की कोई भी ढेरी है उसको इधर से उधर लेके जाना, कैरी करना वगैरह, वो सारे। जैसे बैल का प्रयोग तो खैर कल्टीवेशन में करते थे, जुताई के अंदर करते थे, तो ये वहां पर एग्रीकल्चर में भी काम आ रहा है, सामान ढोने के लिए भी काम आ रहा है, कोई चीज खींचने के लिए भी काम आ रहा है, ठीक है। प्लस आप इसकी जो पीठ के ऊपर बैठकर ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, इसमें भी काम आ रहा है। और इसका एक और यूज होता था जो बाकी वाले महाजनपद के पास नहीं था। बाकी वाले महाजनपदों के पास हाथी नहीं होते थे इतनी संख्या में जितने इनके पास होते थे, ठीक है। ये जो मगध के पास में, वह था युद्ध का मैदान। युद्ध के मैदान के अंदर हाथी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक सामने सेना आ रही है, एक सेना जा रही है जिनके पास में हाथी है, तो डेफिनेटली जो है जिनके पास में हाथी है उनको मतलब इसकी एडवांटेज तो मिलनी है, ये तो आप समझ ही सकते हो। और मैं तो यही कहूं इवन कि कई बार तो मगध की सेनाओं को लड़ना ही नहीं पड़ता था। कि सामने से मान लीजिए उस जमाने में पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, आज की तरह से नहीं है अरबों की संख्या में कि साहब युद्ध हो रहे हैं तो 10 लाख सैनिक या 5 लाख या 1 लाख सैनिक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस जमाने में लिमिटेड, जैसे आप मान लीजिए किसी और सामने की तरफ से 1000 सैनिक आए या 500 आए, इवन 500 भी नहीं आते थे, आते इतने ही थे, 100, 50, 100, 200। तो एक तरफ से 50, 100, 200 साहब सामने से लड़ने के लिए सैनिक आए, इधर से मगध के भी 100, 200 सैनिक गए, लेकिन उनके पास 400, 500 हाथी है। हाथी जो है उनको हमेशा समस्या रहती है आवाज से, साउंड से। यदि आप हाथी के पास में रहकर ढोल नगाड़े बजाओगे या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाओगे जिससे एकदम से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हाथी वहां से दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो सामने आप मान लीजिए कि एक सेना खड़ी है जिसके अंदर 100, 200, 500 जितने भी लोग हैं। इधर मगध के सैनिक जो है वो अपने हाथियों को लेकर जाते थे, उनको खड़ा करते थे और फिर पीछे से उनको भयंकर, उससे पहले उनको थोड़ा बहुत नशा वशा भी करवाते थे कि उससे नशे के कारण आदि मद एकदम मदमस्त हो जाते और फिर ढोल नगाड़े बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो हाथी भागते थे उनसे बचने के लिए सामने सब दुश्मनों की तरफ। तो वो जो दुश्मन सेना थी उनको तो हाथी कुचल ही देते थे या फिर घायल करते थे। अब एक बार जब सैनिक घायल हो गए उसके बाद में मगध के सैनिक जाते उनको आराम से मार देते। तो हाथी जो है इनका मल्टीपल यूज था। और ये हाथी कहाँ से मिलते थे? मगध के आसपास के जंगलों से। प्लस वहां से क्या मिल रहे हैं? खनिज मिल रहे हैं। प्लस वहां पे नदियां हैं, नदियों का ये जो नदियों के पानी का प्रयोग यह लोग सब एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, नौकायान के लिए कर रहे हैं, और फर्टाइल लैंड तो है ही। उससे भी मेन कारण एक यहाँ है, वो है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है कि कंटिन्यूसली, ठीक है, लगातार जो है वो मगध के अंदर महत्वाकांक्षी शासक आते रहे। ऐसे शासक जिनकी इच्छाएं या फिर महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, तो वो लगातार एक चैन ही बन गई। बीच में कोई एक दो ऐसे आगे हो तो आगे हो, कुछ है ना शॉर्ट टाइम के लिए, वरना टाइम टू टाइम ऐसे शासक आते रहे जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। तो इस कारण से ये लोग जीत गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्या है? कारण है। तो महत्वाकांक्षी शासक। चलो अब जब मगध वंश की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मगध वंश के अंदर जो पहला प्रसिद्ध वंश है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वह है हर्यक वंश। एक फैक्ट यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, वह आप ध्यान रखें कि ये जो मगध का संस्थापक है, फाउंडर है, वह बृहदर्थ को माना जाता है। ये नाम याद रखिएगा आप, बृहदर्थ। बृहदर्थ के बाद में यहाँ पर जो पहला शासक पहला ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर एकदम से सब इंपोर्टेंट बनकर उभरा, वह था बिंबिसार। और बिंबिसार का जो वंश था वो था हर्यक या हर्यका वंश। हर्यक या हर्यका जो वंश यह था। इन लोगों ने शासन किया है 545 से 412 बीसी के अंदर, 545 टू 412 बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी और एडी के अंदर क्या फर्क है, हो सकता है आपने किसी क्लास के अंदर डिस्कस कर भी लिया होगा, और नहीं भी किया है तो भी अपने एक बार और वापस कर लेंगे जब ये बीसी से एडी के अंदर चेंज होगा कि क्या होता है बीसी और एडी। क्यों कुछ लोग इसको गलती से जैसे बोल देते हैं बिफोर मतलब क्राइस्ट या क्रिस्ट, ठीक है, और एडी को है ना, बीसी को तो आप बोले कुछ ही बोलो, आप सही बताते हो सकता है आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है जैसा मेरा भी है। एडी को लोग गलत बताते हैं। एडी के बारे में लोग कहते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ नहीं होता है, वो होता है ना आपके अना डोमिनी। वो अपन बाद में अपन लिख के पूरा देखेंगे। खैर, तो सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था। बिंबिसार हर्यक वंश से इसका संबंध था, डेफिनेटली आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लोग अपनी नजर इस स्लाइड पर देख लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं।
यदि आप लोगों ने स्पीड से इस स्लाइड को देखा है और थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई है तो इस स्लाइड देखकर ही आपको पता लग गया होगा, थोड़ा अनुमान लग गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था। तो इसके बारे में जब बात करते हैं तो इसके बारे में बात यह है कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट था, ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी था और ये चाहता था कि इसका साम्राज्य बहुत ज्यादा फैले, ठीक है। इसीलिए इसको पुराणों में, बौद्ध साहित्य के अंदर और जैन साहित्य के अंदर अलग अलग नामों से बुलाया गया है। इसके जैसे प्रसिद्ध नाम जो है वह है श्रेणिक, है ना, कुछ जगह पर इसको श्रेणिक का इस जो मिलता जुलता शब्द है शौणिक या श्रौणिक वह भी मिलता है, और जो इसको पुराणों के अंदर क्षत्रोजस भी बोलते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब यही होता है कि क्षेत्रों को, क्षेत्र मींस एरिया या लैंड, उसको एक्वायर करने वाला या फिर उसको कैप्चर करने वाला। तो शैणिक, श्रौणिक और क्षत्रोजस, इन तीनों का मतलब ही लगभग सेम सही होता है कि यह इस नामों से प्रसिद्ध था क्योंकि इसने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किए। पर इसने इसकी जो क्षेत्रों को जीतने का या फिर अपने साम्राज्य को फैलाने की जो टेक्निक थी वह अपने आप में यूनिक थी। ऐसी टेक्निक आपको और कहीं मिलती नहीं है वैसे, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी टेक्निक बहुत कम ही मिलती है। इसने क्या पॉलिसी अपनाई? इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसको ये महत्वाकांक्षी था, इसको चाहता था कि इसका साम्राज्य फैले, लेकिन पॉलिसी कौन सी अपनाए? तो इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को देखा और इसने देखा कौन कौन से ऐसे राज्य है, कौन कौन से ऐसे महाजनपद है जो इसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं या फिर पावरफुल है, इतना पावरफुल जितना ये खुद है या इससे भी ज्यादा पावरफुल। तो इसने जितने भी पावरफुल साम्राज्य थे उनके साथ में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अब जब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो साहब ये जो है वो उनका जमाई बन गया, दामाद बन गया। और अपन लोग सब भारतीय है, अपने को पता है कि दामाद, जमाई, फूफा जी जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मेहमान माने जाते हैं या फिर फैमिली के अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। हम लोग घरों में देखते हैं कि किस प्रकार से दामाद या फूफा जी या जमाई जो भी आते हैं, जीजा जी, वो बोले कितना ही आतंक मचा ले, सामान्यतः लोग जो है वो जनरली, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारे लोग हैं, कुछ एक देखो अपवाद होते हैं, वो बात अलग है, उनका सम्मान करते हैं। वो बोली भला बुरा बोल दे, लोग सुनते हैं, वो नाटक कर दे, थालियां फेंक दे, खाना फेंक दे, तो भी लोग यूं कहते हैं भाई दामाद है, फूफा जी है, जमाई जी है, इनको अपन ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो इसने इसी का फायदा उठाया बिंबिसार ने। तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसने वैवाहिक संबंध है ना, जब देखा अपने आसपास में कि कौन है पावरफुल, तब इसको लगा कि एक तो जो है ना कौशल प्रदेश, भगवान राम की जन्मस्थली, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसने एक तो वहां पर विवाह किया। फिर इसने पास में देखा वज्जी संघ, तो वज्जी संघ के लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसने वज्जी संघ की राजकुमारी जो है उससे भी शादी करी। फिर एक और कोई था मद्र देश, वो महाजनपद तो नहीं था लेकिन जनपद था, लेकिन मद्र देश के लोग जो है वो बहुत अच्छे वॉरियर हुआ करते थे उस जमाने के अंदर। कहते हैं उस जमाने के सबसे ज्यादा नीडर वॉरियर, ऐसे लोग जो केवल मरने को ही अपना ध्येय मानते थे। आप में से बहुत सारे लोग सीरीज देखते हैं, तो आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी गेम ऑफ थ्रोन्स। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर होते हैं डोथराकी। तो वो डोथराकी जो होते हैं वो यूं घोड़ों के ऊपर बैठकर यूं युद्ध के मैदान में आते हैं। उनको ऐसा वॉरियर बताया गया है कि साहब अपना उद्देश्य केवल युद्ध के मैदान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और फिर मरना, बस यही रहता है। तो ये जो है ना, ये मद्र देश के लोग जो है अपन कंपेयर कर सकते हैं कि उस जमाने के, है ना, डोथराकी थे। सॉरी, माफी चाहता हूं जिन लोगों ने जीओटी नहीं देखा, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सा एग्जांपल डाल दिया बीच में। तो ये कुछ एग्जांपल नहीं है, भूल जाओ आप इस बात को। सिंपल सी बात इतनी है कि मद्र देश के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही अच्छे वॉरियर हुआ करते थे, इसलिए इसने मद्र देश की राजधानी जो राजकुमारी क्षेमा या खेमा, उससे भी इसने विवाह कर लिया। उसके बाद में इसने आसपास के छोटे छोटे जो जनपद थे वहां की जो राजकुमारियां, या फिर इसको लगता था कि ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, तो उस जो ये मतलब किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की बहन से, बेटी से भी इसने विवाह कर लिए। उस जमाने के अंदर बहु विवाह होते थे, ठीक है, पॉलीगैमी जो है वो नॉर्मल था। तो ये विवाह करता गया। तो इसने 1 2 3 4 10 50 100 लोगों ने कहा साहब 100 शादियां होगी, अब तो रुक जाओ। इसने कैसे थोड़ी है, शादियां और करेंगे। और करते करते इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसने 550 के आसपास शादियां करी। राउंड फिगर बात करें 500 प्लस। मतलब मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि अपनी 500 पत्नियों के नाम याद रखना भी कैसे पॉसिबल रहा होगा उसके लिए, ठीक है। 500 मतलब नाम याद रखना, और वो यदि कोई कभी कभार मिल जाए आमने सामने तो आदमी भूल जाए सब अपनी पत्नी को ही, और वो पूछ ले आप कौन, और यदि गलती से उसके मुंह से निकल जाए कि बहन जी आप कौन, तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। ये क्या तरीका होता है, शादी करके लेकर आया है, अब बोल रहा है कि ठीक है आप कौन होता है, वही तो फिर भी चलता है, बहन जी आप कौन क्या होता है। खैर ये केवल मजाक की बात है। ओवरऑल जो बात वह ये है कि इसने 500
प्लस जो है वो शादियां करी। मतलब इसने आसपास रिश्तेदार ही रिश्तेदार बना लिए। फिर उसके बाद में इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति है उसको इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट कैसे किया? आप मान लो कि छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे साहब। ये मगध है, इस मगध के पास में छोटे छोटे कोई है ना जनपद है 3-4। अब इसने इसके ऊपर अटैक किया। इसके ऊपर अटैक किया तो गलत तरीके से किया। इसने अड़ोस पड़ोस के जितने भी ये थे जनपद, इनसे हेल्प मांगी यहाँ के राजा ने। इसने कहा साहब ये बिंबिसार है वो मेरे ऊपर गलत तरीके से अटैक कर रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन इन लोगों ने सबने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि साहब बिल्कुल हमें भी पता है कि बिंबिसार जो कर रहा है गलत है, लेकिन करें क्या, वो हमारे दामाद है, वो हमारे है ना फूफा जी है या फिर जवाई है, तो हम प्लीज इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिश्तेदार है कहीं न कहीं। हालांकि उस जमाने में कई बार लोग रिश्तेदारी को भूल भी जाते थे, लेकिन कहीं न कहीं बिंबिसार को इसका जो है ना सपोर्ट भी मिला। तो इस प्रकार से बिंबिसार ने ऐसे सारे जनपद आसपास के जो इसके रिश्तेदार नहीं थे उनको अटैक करके जीत लिया। और बाद में तो बिंबिसार था, बिंबिसार ने इनके ऊपर भी अटैक करने स्टार्ट कर दिए जो इसके रिश्तेदार थे वो, और सब इनको भी जीतना आरंभ कर दिया क्योंकि इसका एक ही पर्पज था, अपने साम्राज्य को क्या करना है, फैलाना। चलो, तो हमने अभी तक जितनी बातें की है उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार स्लाइड देख लीजिए आप। शैणिक, शौणिक या क्षत्रोजस के नाम से यह प्रसिद्ध था। पहला साम्राज्यवादी शासक, फर्स्ट इंपीरियलिस्ट रूलर। ही मैरिड टू चेलन्ना, कॉमा लगा हुआ है, प्रिंसेस ऑफ वज्जी कॉन्फेडरेशन, कॉमा लिच्छवी प्रिंसेस सिस्टर ऑफ चेटक। इसका मतलब यह है कि इसने जिस वज्जी संघ की राजकुमारी से विवाह किया था उसका नाम था चेलन्ना। ठीक है, तो ये वज्जी संघ की राजकुमारी थी। यहां पर जो वंश था वह वंश था लिच्छवी वंश, इसलिए इसको लिच्छवी राजकुमारी भी बोलते हैं। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था चेटक, तो ये चेटक की बहन भी थी। ठीक है, ये यहाँ पे बहन गलत लिखा है, बहन है ना, बहन नहीं होता है, बहिन होता है, ये ध्यान रखें आप हिंदी के अंदर भी। तो इसने वज्जी संघ की, ये वजानी भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। वज्जी संघ की राजकुमारी चेलन्ना से इसने विवाह किया। इनका वंश है वह है लिच्छवी वंश, और यह चेटक की जो है ना सिस्टर थी। कई कुछ बुक्स के अंदर एक्चुअली इसके अंदर थोड़ा यूं डाउट भी रहता है, ये आपको अलग अलग बुक्स, वैसे तो हमें पूरा भरोसा है कि आप कोई बुक्स पढ़ने वाले नहीं हो, आप तो केवल ये नोट्स याद कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त आप एनसीईआरटी पढ़ लो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी यदि कोई बुक्स पढ़ता है तो अपन देखेंगे कहीं पर इसको इसकी सिस्टर बताया गया है चेटक की, और कहीं पर इसकी बेटी भी बताया गया है। तो अभी वास्तविकता में कौन थी उसके बारे में कोई ऐसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि सिस्टर ही थी। फिर इसने कौशल देश की राजकुमारी कौशला देवी या फिर महाकौशला देवी, एक ही बात है, एक ही राजकुमारी है, प्रिंसेस है, उसके नाम है, इससे विवाह किया। और इसके जो है जो भाई है वह है प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की सिस्टर और कौशल प्रदेश की राजकुमारी कौशला देवी या महाकौशला देवी से भी इसने विवाह किया। फिर हमने वो जो बात की थी, जो वॉरियर, ऐसे वॉरियर जो किसी से है ना डरते नहीं थे, वह था मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से विवाह किया। फिर इसने अंग प्रदेश को जीत लिया। इसके शासन काल के अंदर, इसके जीवन काल के अंदर सबसे अब जो बड़ा अचीवमेंट था वह था अंग प्रदेश को जीतना। तो इसने अंग प्रदेश के ऊपर अटैक किया और इसके बाद में इसने अंग प्रदेश को जीत भी लिया। और अंग प्रदेश को जीतने के बाद में अपने बेटे अजातशत्रु को, जो आने वाले समय में शासक बनेगा, थोड़ी देर बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसने अजातशत्रु को वहां का जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया। ये हो गया। फिर ये चाहता था कि उस जमाने में एक और महाजनपद था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और वह था अवंती। तो अवंती का राजा जो है प्रद्योत, वो एक बार बीमार पड़ गया। तो इस बात पर इसने अपने चिकित्सक, ठीक है, इसका खास लॉयल व्यक्ति था और बहुत ही अच्छा डॉक्टर माना जाता था उस जमाने में, उस अपने चिकित्सक जीवक को उस प्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए भेजा। और साथ ही साथ यह भी कहा कि वहां पे जाकर बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट करना, इससे हमारी जो दोस्ती है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम जितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं उन लड़ाइयों के अंदर अच्छे दोस्तों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर थोड़ा जासूसी का काम भी करना, देखना कि उनके पास कितने सैनिक है, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी है, कितने हथियार है, एटसेट्रा वगैरह सब कुछ, ताकि ये जो जानकारी है इसका फायदा हम लोग है ना फ्यूचर में उठाएंगे। कभी न कभी जरूरत पड़ी तो हो सकता है अवंती के ऊपर आक्रमण भी करें, वैसे दोस्त है पर देखेंगे। तो इसने अपने जो है ना चिकित्सक, जो इसका डॉक्टर है जीवक, उसको उज्जैन भेजता है, उज्जैन इन कोर्ट ऑफ प्रद्योत, वहां के राजा के पास में उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और हालांकि वो वहां पे जीवक जाता है, उसका ट्रीटमेंट करता है,
और उसके बाद में प्रद्योत वो स्वस्थ भी हो जाता है। प्रद्योत के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छी कहानी भी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। तो वहां से जीवक वापस आता है, जीवक कहता है कि साहब प्रद्योत बहुत पावरफुल है, उसकी आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसके साथ तो दोस्ती करने में ही ज्यादा फायदा है। तो उसके बाद में बिंबिसार ने जो है वो जीवक के साथ, सॉरी जीवक क्या, प्रद्योत के साथ, जो चूंकि इसका पहले से ही फ्रेंड था लेकिन फिर भी अच्छी फ्रेंडशिप कर ली थी, तो इसने इसको भी भेजा था। ठीक है, एक चीज यहाँ पर लिखी हुई नहीं है कि ये जो जीवक है इसकी एजुकेशन उस जमाने में तक्षशिला से हुई थी, ये जरूर आप ध्यान रखना। तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस जमाने में एग्जिस्ट करती थी, और एक बार ये सवाल पूछा भी गया है कि जीवक की जीवक ने अपनी एजुकेशन कहां से कंप्लीट करी थी, तो आप ध्यान रखना तक्षशिला से की थी। फिर इसका बेटा है अजातशत्रु, वो इससे बहुत ज्यादा नाराज रहता था, क्योंकि डोकरा बिंबिसार जो है वो साम्राज्यवादी नीति को तो अपना रहा है, साथ ही साथ शादियां भी लगातार करता जा रहा है, और प्लस उसकी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि मैं ये भी कर लूं, साम्राज्य ऐसे फैला दूं, ये कर दूं। और ये जो ये भी है ना, बिंबिसार जो है वो मरने वाला नहीं था। इस बात पर एक दिन अजातशत्रु जाता है और कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। तब कहता है बिंबिसार क्या है प्रॉब्लम? तब अजातशत्रु कहता है आप, मैं मतलब कब से वेट कर रहा हूँ कि डोकरा मर जाए, मीन्स आप मर जाओ मर जाओ मर जाओ, तो मैं आऊं सत्ता के अंदर, पर आप हो कि मरने का नाम नहीं ले रहे हो, और जिस हिसाब से आपके खान पान है, जिस हिसाब से आप फिट हो, उस हिसाब से लगता है कि आप इजीली मरने वाले नहीं हो, इसलिए सॉरी पापा करके वो है ना अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार की हत्या कर देता है। इस प्रकार से बिंबिसार का जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस वंश के अंदर पुत्र जो है वो अपने पिता की हत्या करते हैं, एक नहीं 2-3 बार लगातार हुआ, इसलिए इस वंश को जो है वो पितृहंता वंश भी बोलते हैं। कैसा वंश? जिसके अंदर लोग जो है अपने ही पापा को मारते हैं। चलो, तो इसी के साथ जो बिंबिसार है वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अजातशत्रु के अजातशत्रु के बारे में। तो यह कुणिक नाम से प्रसिद्ध था, ये यहां पर लिखा हुआ ही है, फेमस एज कुणिक। फिर इसने काशी के ऊपर अधिकार कर लिया। लास्ट स्लाइड के अंदर हम लोगों ने कहीं लिखा हुआ नहीं था क्या? हाँ, यहाँ पर लिखना हम लोग भूल गए थे, और मैं आपको बताना भी भूल गया था कि एक्चुअली जब इसने है ना बिंबिसार ने कौशल प्रदेश की या कौशल महाजनपद की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया, तब इस कौशला देवी के भाई प्रसेनजीत ने इसको काशी उपहार में दिया था, गिफ्ट किया था कि काशी आप रखो। दहेज बोलते हैं इसको। आजकल के लोग तो दहेज के नाम पर केवल प्लॉट और फ्लैट लेते हैं या फिर गाड़ी लेते हैं, जबकि इसने बिंबिसार ने पूरे दहेज के अंदर पूरा का पूरा या आधा जो है वो काशी लिया था। उसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तब प्रसेनजीत जो है, यही इसका भाई, ठीक है, कौशला देवी का भाई प्रसेनजीत है, वह वापस काशी को क्लेम करता है, कहता है काशी मेरा है। इस बात पर वो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में विवाद हो जाता है। अजातशत्रु कहता है कि ये जो काशी है वो सब मेरा है क्योंकि आपने दहेज में दिया था। प्रसेनजीत कहता है कि काशी मेरा है क्योंकि मैंने यह जो दहेज में दिया था वह दिया था मेरी सिस्टर कौशला देवी को, और चूंकि तूने बिंबिसार को मार दिया, इस कारण से मेरी जो बहन है, सिस्टर है, वह तो होगी विडो, है ना, विधवा। तो अब मैं क्यों दूं ये? यदि बिंबिसार की नेचुरल डेथ होती तो मैं इसको क्लेम नहीं करता, लेकिन चूंकि तूने उसकी हत्या की है, इसलिए अब काशी के ऊपर तुम्हें अधिकार करूंगा ही। तो इस बात पर अजातशत्रु और प्रसेनजीत की सेनाएं आमने सामने आ जाती है। इनके बीच में विवाद भी चलता है, छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती है, लेकिन उसका कोई भी कंक्लूजन निकलता नहीं है। तो फाइनली इनके कुछ रिश्तेदार आते हैं, कुछ सलाहकार आते हैं, और वो दोनों ही पक्ष को समझाते हैं कि देखो आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। तभी अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों ही कहते हैं क्या है सॉल्यूशन, कि दहेज की चीज है, इसको दहेज में ही रहने दो। प्रसेनजीत ने कहा इसका मतलब सब उसके जो लोग थे उन्होंने समझाया कि आपकी एक बेटी है जिसका नाम है वजीरा, और आप वजीरा के लिए जो है वो एक कोई भी योग्य वर ढूंढ रहे हो, तो अजातशत्रु से ज्यादा योग्य कौन होगा? तब प्रसेनजीत कहता हाँ ये बात तो सही है, तो आप वजीरा की शादी जो है वो अजातशत्रु से करवा दो और काशी इसके पास में रहने दो। तो इस बात पर ये जो है ना प्रसेनजीत राजी हो गया और अजातशत्रु भी राजी हो गया। अजातशत्रु ने कहा चलो, सब अपने को मतलब काशी भी मिल रही है, ठीक है, और प्लस है ना शादी भी वो मतलब हो रही है, तो इसलिए इसने काशी पर अधिकार कर लिया था अपने मतलब जीवन काल में। और फिर उसने प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से क्या किया था? विवाह किया था। ये भी जैसा मतलब पिता वैसा का वैसा पुत्र, जैसे बिंबिसार महत्वाकांक्षी था वैसे के वैसे अजातशत्रु भी महत्वाकांक्षी है।
अब वास्तविकता में अजातशत्रु की माता कौन थी इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। कुछ जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि यह चेलन्ना का पुत्र था और कुछ जगह लिखा हुआ मिलता है कि यह कोशला देवी का पुत्र था। यहाँ पर जानकारी का अभाव है। पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी रूप से आप देख लो कि वज्जीसंघ और कौशल ये दोनों इसके ननियाल वाले थे, लेकिन यह अपने दोनों ही ननियाल पक्ष से नहीं चूका, इसने काशी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अब इसकी जो नजरें थी वह थी वज्जीसंघ के ऊपर, कि वह अब वज्जीसंघ को हड़पना चाहता था। वज्जीसंघ वैसे तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पर वज्जीसंघ एक गणराज्य है, अर्थात एक ही कुल में से कोई एक व्यक्ति वहां का राजा बनता था। तो वज्जीसंघ के अंदर नेक्स्ट राजा कौन बनेगा इस बात को लेकर पहले से ही आपस में विवाद चल रहा था। ठीक है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, गृह युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपस में क्लेश चल रहा था। बहुत सारे लोग हैं वह सब क्लेम कर रहे थे कि मैं बनूंगा राजा, कुछ कह रहे थे मेरा भाई बनेगा राजा, कुछ कह रहे थे मेरा बेटा बनेगा, जो भी एटसेट्रा। तो ये सब जब इस प्रकार की लड़ाई चल रही थी तब अजातशत्रु को लगा कि बहुत ही अच्छा मौका है कि जब आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में लड़ लड़ कर ये लोग वीक हो जाएंगे, और जब वीक होंगे तब हम लोग इसके ऊपर अटैक करेंगे, वज्जीसंघ को भी कैप्चर कर लेंगे और अपने महाजनपद के अंदर इसको सब मिला लेंगे। तो ये उसका प्लान था। लेकिन एक दिन इसका एक दूत आता है और वह आकर कहता है अजातशत्रु से कि साहब वहां जो उनके बीच में वॉर चल रहा था, वॉर तो क्या है, आपसी जो है ना वो ग्रह क्लेश चल रहा था, वह समाप्त हो गया। उन लोगों ने एक्चुअली डिसाइड कर लिया है कि आने वाला राजा वहां का किंग है वो कौन बनेगा। तब अजातशत्रु बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। उसने कहा लो यार, ये अपना जो सपना था वो पूरा खत्म हो रहा है। तो है ना, तभी उसका एक मंत्री था जो बहुत अच्छा वो डिप्लोमेट था, वो आता है उसके पास में, कहता है कि सर आप इतने अपसेट क्यों। तब कहते हैं यार कि वो जो हमारी वज्जीसंघ वाली जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई पूरी पूरी, उनके बीच में आपस में उनके समझौता हो गया है। वस्कार ने कहा साहब आपको तो मैं कुछ करूं। तब इसने कैसे, कि आप मेरे को वहां पर भेज दो एक बार, मैं जाकर उनके बीच में ये जो लड़ाई है आपस में वो तो स्टार्ट करवा ही दूंगा। तो अजातशत्रु को इसके वस्कार के ऊपर पूरा भरोसा था, कहता है बिल्कुल तू जा। तो वस्कार वज्जीसंघ जाता है गेस्ट बनकर। अब चूंकि वो अजातशत्रु का दूत है, दूत क्या उसका मतलब वो जो मंत्री है, इसलिए वस्कार को वहां पर लोग वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और वो रखते हैं, सम्मान भी करते हैं। और फिर उसको ना प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति अपने घर पर बुलाता था खाने के लिए। तो वस्कार बहुत ही धूर्त किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही कनिंग था। वस्कार जाता, खाना खाता, खाना खाते खाते कहता कि वैसे सर आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा है, कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति को इलेक्ट किया है कि ये आदमी आने वाला फ्यूचर में किंग बनेगा वो तो बहुत ही अच्छा है। पर वैसे टेक्निकली एक बात बताऊं, सॉरी प्लीज आप बुरा मत मानना, लेकिन मुझे और मेरे किंग जो है अजातशत्रु और अन्य जितने भी हमारी जिससे भी कांटेक्ट है उनसे जब बातें होती है तो सभी लोग कहते हैं कि इस पूरे वज्जीसंघ के अंदर सबसे ज्यादा कैपेबल जो है और सबसे जो योग्य व्यक्ति है वह तो आप ही हो। खैर फिर भी आपने डिसीजन लिया है उस व्यक्ति को वो राजा बनाने का, अच्छी बात है, ठीक है, चलो खैर अच्छा है करके चला जाता। अब जब उस व्यक्ति ने ये सुना कि वस्कार ऐसा बोल रहा है कि उनका ओपिनियन है कि मैं और दूसरे राजा भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा योग्य हूं, तो उसके अंदर भी वापस महत्वाकांक्षाएं जाग गई। अब वस्कार नेक्स्ट डे किसी और घर पे जाता और वहां पर भी इसी प्रकार की बात करता कि साहब मैं और मेरे राजा और अन्य राजा और आपके साम्राज्य के बाहर तो अधिकतर लोग यही मानते हैं कि आपका बेटा ही सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है। और किसी को जाकर कहता कि आप योग्य हो, किसी को बोलता आपका बेटा योग्य है, किसी को बोलता है कि आपका भाई ज्यादा योग्य है, एटसेट्रा, जो कुछ भी बोलता रहता था। तो इससे वहां पर आंतरिक कलह जो है वापस स्टार्ट हो गई। और जैसे इनकी वापस मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो डिसीजन लिया था इस व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं उससे एग्री नहीं करता। तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा मैं हूं यहाँ पर, मैं बनूंगा राजा। तो किसी और व्यक्ति ने कहा मैं बनूंगा। तो कई लोगों ने क्लेम किया, तो इस कारण से उनके बीच में जो है वो गृह युद्ध, आंतरिक कलह आरंभ हो जाती है। तो उनके बीच में काफी समय तक आंतरिक युद्ध और गृह युद्ध चलता है। उसके बाद में वस्कार इसको मैसेज करता है अजातशत्रु को कि देखो मैंने इनके बीच में लड़ाई तो स्टार्ट करवा दी है, अब ये आपस में लड़ झगड़ तो रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, अब जो कुछ भी करना है वो आपको करना है, अब आप अटैक करो इनके ऊपर। पर फिर भी वस्कार कहता है भले ही इनके बीच में गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, आप तो मुझसे है ना ज्यादा जानते हो, आपके ननियाल वाले हैं, बहुत पावरफुल है। तब अजातशत्रु कहता है कि देखो अब रिस्क तो है ना आपको लेना ही पड़ेगा। तब अजातशत्रु रिस्क लेता है और रिस्क लेने के बाद में वज्जीसंघ के ऊपर आक्रमण करता है। तो लगभग 16 साल तक यह युद्ध चलता रहा। वज्जीसंघ हमने वो आंतरिक युद्ध ग्रह क्लेश के कारण थोड़ा वो जो है ना मतलब थोड़ा वीक पड़ गया था इस कारण से।
16 साल तक चलता है, लेकिन फाइनली जो है वो अजातशत्रु वज्रसंघ के ऊपर अधिकार कर ही लेता है। पर इस युद्ध के अंदर अजातशत्रु ने कई प्रकार के इक्विपमेंट यूज किए थे, कई प्रकार के हथियार यूज किए थे जो उस जमाने में यूनिक हुआ करते थे। उनके नाम अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद में, रथमूसल और महाशिला काट नहीं, महाशिला कंटक। टाइपिंग वाले भी खूब एरर, छोटे मोटे एरर कर ही हो ही जाते हैं। महाशिला कंटक, तो रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। प्लस इसने जो है ना फर्स्ट बौद्ध संगीति है उसका भी वो जो आयोजन करवाया था। बौद्ध संगीति क्या होती है, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये क्या होती है अभी तो आप केवल इतना ही देख लो, अपन जब बाद में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको यह चीज आराम वो याद रहेगी। चलो एक बार नजर मारते हैं इसके ऊपर। ये वॉज फेमस एज कुनिक देख लिया हमने, इसने काशी पर अधिकार कर लिया। प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से क्या किया इसने, जो है ना विवाह किया। इसने अपने मंत्री या मिनिस्टर है ना वस्कार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा था, ठीक है। इसने फूट डाल भी दी और जब वहां पे वो लोग थोड़ा वीक हुए तब इसने वज्जी संघ पर हमला किया और उसको जीत भी लिया। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जीत भी लिया। और इसने कैसे हथियारों का प्रयोग किए, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये रथमूसल और महाशिला कंटक ये याद करना बहुत आसान रहता है। रथ मतलब आपको पता है चैरियट, ठीक है। तो रथ, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली के अंदर जो भल्लाल देव है वह एक विशेष प्रकार के रथ का यूज करता है। बस वो जो रथ है वही रथमूसल है, कि आगे भी चक्र लगे हुए होते हैं और हालांकि उसमें केवल आगे चक्र बताए हैं, जबकि ये जो रथमूसल है इसमें तो साइड में भी तलवारें वगैरह लगी हुई हुआ करती थी, ठीक है। और लोग इसको बहुत यूनिक तरीके से चलाते थे। रथ के अंदर कुछ लोग बैठते थे, वो उस चक्री को घुमाते रहते थे, उससे हथियार निकलते थे और लोग मरते थे। तो बहुत प्रकार के रथमूसल है उनका प्रयोग किया। महाशिला कंटक ये भी बाहुबली मूवी के अंदर दिखाया गया है कि बाहुबली एक ऐसी कोई इक्विपमेंट या ऐसी मशीन का प्रयोग करता है जिससे बड़े बड़े पत्थर को फेंक सकते हैं। तो वो जो मशीन थी वो मूल रूप से दीवारों को तोड़ने के लिए थी, महाशिला कंटक। एक बिल्कुल कहना कितने भी बड़े बड़े जितने भी ये होते हैं दीवारें वगैरह उनको तोड़ दो, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाई है मूवी के अंदर। कैसा बाहुबली को वो ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं जिसके अंदर एक डायलॉग भी है। एक बार कहता है वो कौन, कटप्पा, बाहुबली से कि बाहुबली तुम्हारे ताया ने है ना तुमको ऐसे हथियार दिए हैं जिससे तुम विशाल दीवारों को तो तोड़ सकते हो, लेकिन खुले मैदान के अंदर इस प्रकार के इक्विपमेंट जो होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है। तब बाहुबली कहते हैं यूज करेंगे अपन। तब बाहुबली यूज करता है, कैसे करता है वो आपको पता है कि दो पत्थर एक साथ वो जो लॉन्च करते हैं और उनके बीच में बांधते हैं कपड़ा और फिर उसको कपड़े के अंदर लगा देते हैं आग, ताकि आगे वाला दुश्मन उसमें जलकर मर जाए। तो वह जो इक्विपमेंट था वह था महाशिला कंटक। जैसे हथियारों का वो जो प्रयोग किया, और इसने प्रथम बौद्ध संगीति है इसका भी इसने क्या करवाया था, आयोजन करवाया था। फिर इसका बेटा था जिसका नाम था उदयन या उदाइन। तो उसके इस बेटे ने ही इसकी हत्या कर दी। और उसके पास तो लॉजिक भी था, क्योंकि जब वो मारने के लिए जाता है तब अजातशत्रु कहता है कि सोच और समझ, मैं तेरा पिता हूं। तब उदयन कहता है कि देखो पापा ऐसी बात है, मेरे दादाजी जो थे वो आपके पिता थे, लेकिन आपने उनको मार दिया और मैं आपको मार दूं तो उसमें तो कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। मेरे पास तो कम से कम लोगों को देने के लिए एक कारण भी है, लोगों को मैं बोल सकता हूँ मेरे पापा ने मेरे दादा को मारा इसलिए मैंने मेरे पापा को मारा। तो इसलिए जो इसका बेटा था उदयन, उसने अजातशत्रु की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। चलो इतना ही है अजातशत्रु। फिर जो नेक्स्ट किंग है उसके बारे में बात करते हैं, वह है उदयन या उदाइन। वास्तविक नाम इसका उदाइन था, लेकिन यह इतिहास के अंदर जो है वो उदयन के नाम से क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। यह जैन धर्म का फॉलोवर था, ठीक है। सबसे मेन जानकारी जो इसकी है वह यही है। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर इंफॉर्मेशन है, या मैं ये भी कहूंगा कि फर्स्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, पर वो आपको याद रहती है कि इसने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो सोन नदी और गंगा नदी का जहां पर मिलन होता है, जहां पर इनका संगम होता है, उसके किनारे पर इसने एक शहर बसाया जिसको बोलते हैं पाटलिपुत्र। और यह जो है वो बाद में इनका कैपिटल बन गया था, और सबसे प्रसिद्ध कैपिटल जो है जो मगध का, वह यही है पाटलिपुत्र। फिर जो अंतिम शासक इस वंश का, हर एक वंश का है, वह है नागदर्शक या नागदर्शक भी बोलते हैं यह। फिर बाद में कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, शिशुनाग करके, जो इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह इसकी नागदर्शक की हत्या कर देता है, इसको हटा देता है सिंहासन से और एक नए वंश की स्थापना करता है। और वो जो नया वंश है वह है शिशुनाग वंश। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है।
और आने वाली जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे शिशुनाग वंश से। चलिए ठीक है, नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद।